नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, शीर्षक लेकर आए हैं, जो है भारत में राष्ट्रवाद भाग 2। भारत में राष्ट्रवाद, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो है NCERT ऑफिशियल और NCERT पीएम ई विद्या। तो आप ज़रूर उन्हें एक्सप्लोर करें और इसके भाग 1 के बारे में जानकारी लें। और जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रवाद की भावना, और यदि हम भारत में राष्ट्रवाद की भावना की बात करें कि कब उत्पन्न हुई, तो ये उत्पन्न हुई स्वाधीनता आंदोलन के समय, और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके बारे में ज़्यादा आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। किन पहलुओं पे हम बात करेंगे, कौन से आंदोलन पे हम बात करेंगे, ये हमारे विशेषज्ञ आपके साथ साझा करेंगे और आज के इस सत्र में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आप सभी से परिचय करवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ का, और आप हैं श्री अमित कुमार ठाकुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, और जो उनके अभिभावक देख रहे हैं उन्हें भी नमस्कार, और जो हमारे साथी अध्यापक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। जी, आप सभी का स्वागत है। और सर के बारे में आप सभी को बता दें बच्चों कि सर व्याख्याता हैं इतिहास के ASOSE गांधीनगर दिल्ली से। कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा तो आप अपने प्रश्नों को निसंकोच हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के जरिए भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, जो है dth.class10@cit.nic.in। इस कक्षा से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए, तो इस कक्षा की, इस सत्र की डिटेल्स ज़रूर आप उसमें ऐड करें। तो हम आज का इस सत्र शुरू करते हैं। अमित सर, हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के हम अगर इस शीर्षक पे बात करें कि भारत में राष्ट्रवाद भाग 2, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन के किन पहलुओं को आज इस सत्र में लेने वाले हैं सर? बच्चों, आपको पता है कि 1921 में हमारा नेशनल जो मूवमेंट के अंतर्गत जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों मिलकर साथ साथ आंदोलन चले थे, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, तो वो प्रारंभ हुआ था। तो अब हम आज के जो सेशन है उसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि इस नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट में जनता के जो अलग अलग वर्ग थे, उन्होंने जो भाग लिया इसमें, उनके भाग लेने का उद्देश्य क्या था, और उन्होंने स्वराज का क्या मतलब समझा था, और क्या वो जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे इस आंदोलन के दौरान, क्या वो कांग्रेस के घोषित कार्यक्रम के अनुरूप था, क्या कांग्रेस के नेतृत्व ने जो बातें तय की थी क्या वो उसी के अनुसार काम कर रहे थे या नहीं, और अगर वो नहीं कर रहे थे तो फिर ऐसा क्या कारण था कि उसके बावजूद भी हम उसको राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी, और ये सभी चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सर, जैसे आपने संक्षेप में बताया कि आज हम किन पहलुओं को छूने वाले हैं, और ये बहुत अहम पहलू हैं। तो सर, यहाँ पर हम बात करेंगे, आपने असहयोग खिलाफत आंदोलन की बात की, तो शहरों में किस प्रकार ये आंदोलन चला, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। आप इसके लिए बच्चों अपने स्क्रीन पर देखें जरा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो दोनों जो चले 1921 में, तो सबसे पहले जब हम इसकी शहरों में चर्चा करते हैं कि शहरों में किस प्रकार चले, तो शहरों में मध्यम वर्ग ने, यानी मिडिल क्लास ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। इसमें सबसे आगे, इस आंदोलन में जो सबसे आगे भाग लेने वाले थे वो थे आपके जैसे विद्यार्थी, स्कूलों के, कॉलेजों के। तो विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय यानी कॉलेज छोड़ दिए, उनका बहिष्कार कर दिया, और ये कहा कि हम अब सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम तो राष्ट्रवादी जो स्कूल हैं, राष्ट्रवादी कॉलेज हैं, उनमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से सरकार के साथ उन्होंने असहयोग शुरू कर दिया कि हम आपके विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ जो कॉलेज के शिक्षक थे और स्कूलों के जो शिक्षक थे, स्कूलों के प्रधानाचार्य थे, कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, इन लोगों ने भी अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी, सरकारी नौकरियां छोड़ दी। तो इसका मतलब स्कूल और कॉलेज तो बिल्कुल खाली हो गए, ना बच्चे हैं, ना टीचर हैं, ना प्रिंसिपल हैं, ना हेडमास्टर हैं। तो इस तरह से सब लोग सरकार से असहयोग कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार से असहयोग कर रहे हैं। उधर जब हमने और आगे देखते हैं कि और जनता के किन किन वर्गों ने भाग लिया इस असहयोग आंदोलन, मिडिल क्लास के जो लोगों ने, तो उसमें हम वकीलों को भी देखते हैं, एडवोकेट्स जो उस समय हुआ करते थे, जो अदालतों में वकालत करते थे।
तो अब उन्होंने भी सरकार की अदालतों में, ब्रिटिश अदालतों में जो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। तो इस तरह से सरकारी अदालतें भी ठप पड़ गई। ये सब क्यों किया जा रहा था? इसको करने के पीछे जो मुख्य प्रेमाइस थी, जो मुख्य विचारधारा थी, वो यही थी जो गांधी जी ने बताई थी कि जो ब्रिटिश राज है वो भारत में भारतीयों के सहयोग की वजह से ही टिका हुआ है। अगर भारत के लोग ब्रिटेन के शासकों से यानी सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे, उनके साथ मिलकर काम करना बंद कर देंगे, तो ये ब्रिटिश सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। लोग, जो ब्रिटिश लोग हैं, ये अपने आप ही वापस चले जाएंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो गांधी जी के और कांग्रेस के इसी आह्वान की वजह से हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो मध्यम वर्ग के अलग अलग लोग थे, जैसे विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, वकील थे, इन सब ने अपने अपने कामों से अपनी दूरी बढ़ा ली। उन्होंने सरकारी कामों का बहिष्कार कर दिया और इस प्रकार से सरकार के प्रशासन को ठप करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा पूरी भारत के जो अंग्रेज प्रोविंसेस थे, जो अंग्रेजों के प्रांत थे, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायी परिषदों के चुनाव भी होने वाले थे। तो सभी भारतीय पार्टियों ने कहा कि हम इन चुनावों में भी भाग नहीं लेंगे, सरकार चुनाव करवाती रहे, हम कैंडिडेट के तौर पे खड़े ही नहीं होंगे, तो अपने आप ये चुनाव फेल हो जाएंगे। बस केवल मद्रास प्रांत में जो जस्टिस पार्टी थी, उसने इन चुनावों में भाग लिया और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच गई। जबकि दूसरी तरफ हमारे बाकी जो लोग थे, भारतीय लोग, कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के, उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया। तो आप देख रहे हो कि हर कदम पर, हर पहलू से भारतीय लोग इस अंग्रेजी सरकार का और उसके विभिन्न संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे थे और इस तरह से वो असहयोग दिखा रहे थे सरकार से, जो गांधी जी और कांग्रेस ने निश्चित किया था कि हमें सरकार के साथ असहयोग दिखाना है। इसके अलावा जो हम असहयोग आंदोलन में एक और बात खास जो देखते हैं, शहरों में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसमें आर्थिक प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण था इस आंदोलन का, क्योंकि गांधी जी ने सभी वर्गों को यह बताया हुआ था बहुत अच्छे ढंग से कि अंग्रेज भारत में मुनाफा कमाने आए हैं। जब तक उन्हें भारत से प्रॉफिट मिलता रहेगा वो यहां जमे रहेंगे, क्योंकि उनको तो फायदा है, तो वो क्यों जाएंगे, उनको तो कमाई हो रही है। अगर हम ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश सरकार की कमाई खत्म करवा दें, भारत से जो उनको पैसा मिल रहा है अगर वो खत्म करवा दें, तो फिर उनके लिए भारत पर राज करने का क्या फायदा रहेगा। तो इसलिए वो चले जाएंगे। तो इसलिए उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए जो कांग्रेस का प्लान था, जो कांग्रेस का कार्यक्रम था, वो ये था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया। शराब की दुकानों पर धरना दिया, यानी शराब की दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। कोई अगर शराब खरीदने आता था तो जो माताएं, बहनें, छोटी छोटी बच्चियां और दूसरे विद्यार्थी सब हाथ जोड़ के उसे मना करते थे कि आप शराब ना खरीदें, क्योंकि शराब खरीदने का मतलब होता था कि उस पर सरकार को टैक्स मिलता था और ये सरकार की कमाई का स्रोत था। तो अगर लोग शराब खरीदना छोड़ देंगे तो सरकार को, ब्रिटिश सरकार को मिलने वाला टैक्स बंद हो जाएगा और उसकी आर्थिक रूप से कमर टूट जाएगी। इसके अलावा हमने देखा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अगर हम आंकड़ों के तौर पर देखें तो 1921 से 1922 का जो साल था, यानी एक पूरे साल में विदेशी कपड़ों का आयात यानी इंपोर्ट 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया। तो यानी बिल्कुल आधा रह गया। तो इसका मतलब इस असहयोग आंदोलन ने, खिलाफत आंदोलन ने और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार की आर्थिक रूप से कमर जरूर तोड़ी थी कि इस तरह से उसकी सारी कमाई बंद करवाता चला गया ये जो हमारा असहयोग आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन था। इसके अलावा भारतीय व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं के व्यापार और विदेशी व्यापार के वित्तीयन से इनकार कर दिया। वित्तीयन का मतलब कि उन्होंने विदेशी व्यापार में अपना पैसा लगाना बंद कर दिया और कहा कि हम विदेशी वस्तुओं की खरीद बिक्री ही नहीं करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। अब इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि जब भारतीय लोगों ने विदेशी चीज़ें खरीदना बंद कर दिया, विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दिया, तो उनको ज़रूरत तो है, फिर वो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। तो जो भारतीय मिल और भारतीय हथकरघा से जो कपड़े बन रहे थे, सूती कपड़े बन रहे थे, खादी के कपड़े बन रहे थे, उनकी मांग अचानक से बढ़ गई और भारतीय लोगों को फायदा होने लगा, उनका माल बिकने लगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चला था, उसने सबसे ज्यादा मार ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से पहुंचाई है
और साथ ही साथ भारतीयों के काम धंधे बढ़ाए, उनका माल बिकने लगा तो भारतीयों को फायदा पहुंचाया इस असहयोग आंदोलन ने। इसके अलावा ये चारों तरफ जो नई नई शिक्षा संस्थाएं भी खोलने का प्रयास किया गया, ताकि जो बच्चे अपना स्कूल कॉलेज छोड़ आए हैं तो उनको पढ़ाने के लिए अब कुछ राष्ट्रवादी संस्थाएं तो होनी चाहिए। तो बच्चों, आपको जानकर एक बड़ा आश्चर्य खुशी भी होगी कि आपके हमारी जो दिल्ली में एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वो इसी दौरान यानी असहयोग आंदोलन के दौरान ही उसकी स्थापना हुई थी। और अभी हाल ही में उसका बड़ा जन्म शताब्दी वर्ष भी बड़ा मनाया गया है। 104 साल 103 साल जो उसके हो गए। तो इसका मतलब कि हमारे बच्चों को सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित जो स्कूल कॉलेज है वहां ना जाना पड़े, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति वाले कॉलेज और स्कूल खोले गए हैं उनमें उनको पढ़ाई करने का मौका मिले, इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालय और स्कूल वगैरह भी खोले गए थे। तो ये तो सब आपने देखा कि ये सब इसके सकारात्मक प्रभाव थे। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी आंदोलन बड़े लंबे समय तक उतनी तेज गति के साथ, उतने ही उत्साह के साथ नहीं चल सकता है। तो धीरे धीरे साल के अंत का आते आते इस असहयोग और खिलाफत आंदोलन की गति भी धीमी पड़ने लगी, लोगं का जोश ठंडा पड़ने लगा। तो अब आप पूछेंगे भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्यों हो गया, तो ऐसा क्या हो गया था कि लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। तो बच्चों, जो विदेशी कपड़े थे वो सस्ते पड़ते थे लोगों को, क्योंकि वो तो बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन होता था ब्रिटिश मिलों में, तो वो सस्ते होते थे। तो वो व्यापारी उसको सस्ती दामों पर लोगों को बेचते थे, तो लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ता था। जबकि जो भारत के सूती कपड़े थे, भारत के जो खादी के कपड़े थे, वो महंगे पड़ते थे। तो शुरू में तो राष्ट्रवादी जोश में लोगों ने सस्ते ब्रिटिश कपड़े ठुकरा के महंगे भारतीय कपड़े खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन ये देशभक्ति, ये जो जोश है, वो कब तक चल सकता था जब पैसे की बात आती है। तो भाई शुरू में तो उन्होंने महंगे जो खादी के कपड़े खरीद लिए, लेकिन फिर बाद में लोगों को लगने लगा कि भाई खादी तो काफ़ी महंगी है, इससे बढ़िया तो विदेशी मिल के जो कपड़े हैं, ब्रिटिश मिल के बने जो कपड़े हैं वो खरीदें, क्योंकि वो हमें सस्ते पड़ते हैं। तो धीरे धीरे लोग फिर से खादी को छोड़ के ब्रिटिश मिलों में बने कपड़े खरीदने लगे। तो इस तरह से ये आंदोलन का रफ्तार ये कम होने लगी और ये मंद पड़ता गया। एक और कारण था इसके मंद पड़ने का, इस आंदोलन के, कि बच्चों ने यानी कि विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जोश में आके छोड़ दिए कि हम ब्रिटिश स्कूल ब्रिटिश कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब फिर उनके लिए वैकल्पिक संस्थाओं का निर्माण भी तो करना जरूरी था ना, कि भाई उनके लिए फिर राष्ट्रवादी स्कूल खोले जाते, राष्ट्रवादी कॉलेज खोले जाते। कुछ प्रयास तो हुए थे, जैसे मैंने बताया जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्था तो खुली थी, लेकिन ये तो अपने आप में ऊंट के मुंह में जी रहा था। ये तो केवल एक दिल्ली में खुली थी, बल्कि पहले ये अलीगढ़ में खुली थी, फिर उधर ट्रांसफर होकर फिर दिल्ली आ गई थी। लेकिन हमें तो पूरे भारत के लिए संस्थान खोलने थे, तो वो संस्थान नहीं खुल पाए। तो फिर बच्चों के लिए मजबूरी थी, तो आखिर कब तक अपने आप को पढ़ाई लिखाई से दूर रखते, तो फिर वो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों कॉलेजों में ही जाने लगे। यही बात वकीलों के साथ भी हुई कि भाई वकील भी वो क्या करते, कब तक वो बहिष्कार करते, फिर उनके लिए रोजी रोटी का संकट आ रहा था। तो धीरे धीरे फिर वो भी सरकारी अदालतों में वो प्रैक्टिस करने जाने लगे। और यही बात स्कूल के और टीचर्स और प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स के लिए भी थी, वो भी कब तक बेरोजगार रहते। धीरे धीरे फिर वो उन्होंने भी सरकारी नौकरी दोबारा से करनी शुरू कर दी। तो इन सब बातों का हमने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि हमारे जो शहरों में मध्यम वर्ग ने बहुत जोर शोर से बढ़ चढ़कर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में भाग लिया था। शुरुआत में बड़ा जोश से ये आंदोलन चला शहरों में, मध्यम वर्ग ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न कारणों से ये धीमा होता गया, मंद पड़ता गया, इसकी गति कम होती चली गई। जी। तो सर, ये तो हमने आपसे जाना, इतने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने दी कि शहरों में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, बहुत जोश था लोगों में, उन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया और इस आंदोलन को सफल बनाया। लेकिन समय के साथ, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जीवन जीने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा जोश कम होता रहा, उसके जो है रिज़ल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस पता चलने लगे। सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इसी आंदोलन में किसानों की क्या भूमिका रही सर? तो ये जो शहरों से असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो गांव में भी फैल गया। जो हमारे इस आंदोलन ने जो हमने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद से ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि जो भारत में गांव में रहने वाले किसान हैं,
और जो आदिवासी हैं वो सब बड़े परेशान थे। तो उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। तो जब 1921 में ये असहयोग खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ, तो इसने उन किसानों के और आदिवासियों के आंदोलनों को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो अब हम गांव में चलने वाले किसानों के आंदोलन की अगर हम चर्चा करना चाहें, तो वैसे तो भारत के विभिन्न हिस्सों में ये किसानों के आंदोलन चल रहे थे, लेकिन एक केस स्टडी के तौर पे हम अवध के किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि किसानों ने किस प्रकार से हमारे इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अवध का मतलब है जो आज का लखनऊ और उसके आसपास का पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसे अवध कहते हैं। तो इस अवध के क्षेत्र में किसानों के जो किसान थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो तालुकदार और जमींदार थे वो अंग्रेजों की शह पर किसानों का बहुत शोषण कर रहे थे। उनसे बहुत ऊंचे दर से लगान यानी लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था किसानों से। इसके अलावा लगान के अलावा भी अन्य विभिन्न प्रकार के जायज़ और नाजायज़ कर इकट्ठे किए जाते थे किसानों से। इसके अलावा उनसे बेगार ली जाती थी। बेगार का मतलब बिना पैसा दिया, बिना मजदूरी का भुगतान किए उन किसानों को जमींदार और तालुकदार अपने खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे, उसके बदले में कोई मजदूरी भी नहीं देते थे। इसके अलावा किसानों के जो पट्टे पे काम करते थे, दूसरे से लीज पर जमीन लेकर काम करते थे, तो उस पट्टे की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यानी जब चाहे उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। इस साल उन्होंने खेती कर ली, अब अगले साल पता नहीं उनको वो ज़मीन खेती करने के लिए मिले या ना मिले। इन सब बातों से किसान बहुत परेशान थे और उन्होंने इसी वजह से अपना प्रतिरोध दिखाना शुरू किया। और इन अवध के किसानों का नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम करके वापस भारत आए थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है एक एग्रीमेंट के तहत जिन मजदूरों को भारत से दूसरे देशों में ले जाके काम करवाया जाता था, उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। एक्चुअल में इसका नाम तो था एग्रीमेंट लेबर, मतलब एग्रीमेंट के द्वारा ले जाया गया, लेकिन भारतीयों ने उसे अपनी भाषा में एग्रीमेंट को गिरमिटिया मजदूर कहने लगे थे, तो इसलिए उनका नाम गिरमिटिया मजदूर पड़ गया था। तो ऐसा गिरमिटिया मजदूर थे बाबा रामचंद्र। उन्होंने अवध के क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व करना शुरू किया। किसानों की मांग थी कि भाई हमारे ऊपर जो इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू, जो इतना ज़्यादा लगान लगाया जाता है, वो लगान कम किया जाए और जो जायज़ नाजायज़ दूसरे तरह के जो कर हैं उनको ख़त्म किया जाए, बेगार बिल्कुल बंद की जाए, और साथ ही जो तालुकदार जमींदार किसानों का शोषण करते हैं उन तालुकदार जमींदारों की सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट किया जाए। तो ये सब उनके कार्यक्रम थे और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चलाए गए। अवध के कई क्षेत्रों में जो तालुकदार जमींदार थे उनकी धोबी नाईबंदी भी की गई, यानी धोबियों और नाइयों ने उनके यहाँ पर उनकी हजामत बनाना और उनके कपड़े धोने से इनकार कर दिया। तो ये सब आंदोलन चल रहा था। अब 1920 के जून के महीने में जवाहरलाल नेहरू अवध के किसानों के पास, उनके गांव में जाकर उनसे मिलने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करने लगे। और फिर अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा की स्थापना हो गई। और इस अवध किसान सभा की 300 शाखाएं अवध के अलग अलग गाँव में स्थापित हो गई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो 1921 जनवरी के 1921 में शुरू हुआ था, उससे पहले ही अवध में किसानों के आंदोलन का एक मजबूत और व्यापक तंत्र खड़ा हो चुका था। तो इसलिए जो हमारा जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1921 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब 1921 में शुरू हुआ, तो उसको किसानों के एक बड़े आंदोलन का सहायता मिल गई, क्योंकि ये संगठन पहले से ही तैयार था। तो इन्हीं के थ्रू अवध के अलग अलग जगहों पे असहयोग आंदोलन बड़ी तेजी से चलाया शुरू कर दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसान जो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो रहे थे, वो पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यक्रमों और गांधी जी के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे थे। वो अपनी मन मर्जी कर रहे थे और जो उनके मन में आ रहा था, जो उनकी इच्छा थी, वो हर इच्छा को गांधी जी के नाम पे जायज़ ठहराते थे कि गांधी जी ने ये कह दिया है, स्वराज का मतलब ये है। उदाहरण के तौर पर वो ताल्लुकदारों और जो व्यापारी थे उनके घरों पर हमला करने लगे।
वो बाजार लूटने लगे, वो गेहूं जो अनाज के भंडार थे उन्हें उठा उठा के लूट के ले जाने लगे और कहते थे कि ये सब हम असहयोग आंदोलन के दौरान कर रहे हैं, गांधी जी के कहने से कर रहे हैं, जबकि गांधी जी ने तो कभी ऐसा कहा नहीं था कि ऐसे काम करो। लेकिन वो अपनी जो उनकी मन की इच्छा हो रही थी और वो अपने हिसाब से जो समझते थे कहते यही स्वराज है, वो उसके हिसाब से उस असहयोग आंदोलन को, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस तरह से चला रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई बड़ा आंदोलन चलता है तो जो शीर्ष नेतृत्व, जो टॉप लीडरशिप जो कार्यक्रम तय करती है, जो दिशा निर्देश तय करती है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड लेवल पर उन सारे कार्यक्रमों के अनुसार ही काम चले। लोग अपनी मन मर्जी से काम करने लगते हैं और इस तरह से आंदोलन बर्बाद भी होता है और बदनाम भी होता है। तो गांधी जी और कांग्रेस इस सब किसानों के इस तरीकों से बड़े नाराज थे, लेकिन फिर भी ये आंदोलन अपने मंथर गति से उसी हिसाब से किसानों के जो जैसा वो चाह कर रहे थे करते रहे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें समझाता रहा कि ये सब काम स्वराज के अंतर्गत नहीं है। कुछ जो स्थानीय नेता थे, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे सर, आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि तकरीबन 1 मिनट का समय हमारे पास है। तो इस 1 मिनट में आप जो कुछ बात हमारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कुछ जरूरी है उनके लिए, आप प्लीज उनके साथ शेयर करें। हाँ, तो मैं बस एक इस पे ये बात बताना चाह रहा था कि जो हमारे कुछ किसान नेता थे, स्थानीय नेता, वो ये कहने लगे कि गांधी जी ने मना कर दिया, आप कोई टैक्स नहीं देगा सरकार को और जो जमीनें हैं वो सब गरीबों में बांट दी जाएगी, जबकि गांधी जी और कांग्रेस का ऐसा कोई रहता नहीं था। अब मैं 1 मिनट में वो सारी बातें जो इससे जुड़ी और हैं उनको संक्षेप में यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो ये तो आपने किसान आंदोलन देख लिया और साथ ही साथ जो शहरों में हमारे मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के लोगों का आंदोलन था। इसी तरीके से आदिवासियों ने भी सरकार के, जो अंग्रेज सरकार के तरह तरह की नीतियों से परेशान थे, उनके खिलाफ भी उसने आंदोलन किए आदिवासियों ने, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सारे जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था, अपने अधिकार में ले लिया था और आदिवासियों को जंगल में आने, अपने पशु चराने, जंगलों से लकड़ी काटने, फल फूल जड़ी बूटी लेने, इन सब से मना कर दिया था। तो आदिवासियों का पूरा आजीविका प्रभावित हो गई थी, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल प्रभावित हो गई थी, इसलिए वो सब इस अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो भारत के अलग अलग जगहों पे आदिवासियों ने भी आंदोलन किए। उनमें से मैं जो एक आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आंदोलन है उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाह रहा हूं कि वहां पर जो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। एक तरफ तो वो कहते थे कि वो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन आंदोलन का समर्थन करते हैं, गांधी जी की वो जयकारा लगाते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते थे कि जो भारत की आज़ादी है वो अहिंसक तरीके से नहीं आ सकती, बल्कि इसके लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने जो पुलिस वालों पे हमले करने शुरू किए, थानों पर हमले करने शुरू किए और गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया। तो तब इनको जो राजू हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में इनको फांसी दे दी गई। लेकिन राजू एक लोकप्रिय जननायक के रूप में आदिवासियों में पूजे जाने लगे। जी, तो ये तो सर आपने बहुत ही संक्षेप में बताया कि इस आंदोलन में आदिवासियों की क्या भूमिका रही, और भी कई पहलू थे जिसमें हम बात कर सकते थे, लेकिन समय की हमारे पास कमी है सर, और हम उसे ज़रूर टच करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। लेकिन सर अभी आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी भारत में राष्ट्रवाद पर, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। और सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी एनसीईआरटी किताब में भी इस बात को जरूर पढ़ना, तो आपकी समझ और विकसित होगी। जी ज़रूर बच्चों, आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। आपको बताया गया कि किस तरह से असहयोग और खिलाफत आंदोलन का शहरों में कैसा प्रभाव रहा और किस तरह से किसानों ने अपनी भागीदारी दी और किस तरह से आदिवासियों का रोल इसमें रहा। तो इन सभी की भूमिकाओं के बारे में आपको बताया गया। और अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सत्र हैं जो आप PM ई विद्या पर देख सकते हैं। आपसे कुछ ही समय बाद 4 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपना लाइव इंटरैक्शन, जो कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें आज आखिरी दिन है। 5 बजे का समय सहयोग सत्र का, जिसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी इन एडोलेसेंस। 5:30 बजे हमारा विशेष सत्र रहेगा नीपा का, जिसमें हम बात करते हैं एक स्कूल लीडर से, स्कूल हेड से, और आज हम बात करेंगे पंजाब के एक स्कूल के हेड से। तो आप इन तमाम सत्रों में हमारे साथ बने रहें। और अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति, आप बने रहें PM ई विद्या चैनल्स पर। नमस्कार।